नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कल प्रधानमंत्री ने आके एक तरह से विधानसभा इलेक्शन 2022 का शंखनाद कर दिया, ओपनिंग कर दी। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर कम और भाजपा के चुनाव दौरे पे ज़्यादा रहते हैं और उस मतलब उनका जो पूरी स्टाइल होती है वो चुनावी ही रहती है। कल जब वो यहाँ आए तो उन्होंने एक सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने बनारस में बहुत सी योजनाएं थी उनका शिलान्यास किया, कुछ की ओपनिंग की, ये सब काम किया। और फिर उन्होंने सबसे बड़ी बात एक लंबा भाषण दिया और उसमें सेकेंड वेव में योगी आदित्यनाथ जी ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना बढ़िया बेहतरीन प्रबंधन किया था उसका प्रशंसा के पुल बांध दिए। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अभी सिलसिला शुरू हो गया है। कल मोदी जी ने किया, आज प्रियंका गांधी जी आ रही हैं, वो भी अब आके कांग्रेस का क्या रहेगा, जमीन पे कांग्रेस कितनी मजबूत है नहीं है ये शायद आम जनता को तो पता ही है, कांग्रेस को भी ठीक से इसका ज्ञान है। 7 सीटों में 2-3 उनके एमएलए उनके साथ नहीं हैं, कागज़ पे हैं वैसे नहीं हैं। ये सब होने के बाद भी प्रियंका गांधी उसमें कुछ जान फूंकने आ रही हैं। तो भाई जब उनकी नेता आएंगी तो थोड़ा बहुत कांग्रेस में भी जोश आ जाएगा। अभी ऑफिशियली अखिलेश यादव जी ने अपने चुनावी सभाएं या इस तरह का ऑफिशियली शुरू नहीं किया है। उसके बाद से कारण है वो किसी दिन और चर्चा करेंगे कि क्योंकि वो ऑफिशियली अभी क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं। जैसे उनके पार्टी लोग कह रहे हैं कि भैया जी अभी रुक के करेंगे, भैया जी अभी रुक, तो भैया जी क्यों रुके हुए हैं, ये भी एक अपने में बात समझने वाली बात है। फिर दूसरा जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल कहा कि उन्होंने काशी की व्यवस्था तो बिल्कुल इतनी अच्छी व्यवस्था तो कहीं हुई नहीं है। चलिए भाई, उतनी अच्छी व्यवस्था भी नहीं। हालांकि जो काशी को जानते हैं, जो बनारस को जानते हैं, बनारस इज ऑल्सो नॉट वो कोई सिटी नहीं है। बनारस इज अ वे ऑफ लाइफ। बनारस में आप लोग जल्दी में नहीं है। बनारस अपने ढंग से चलता है। बनारस अपने उसकी अपनी भाषा है, उसका एक उसको ज़मीन से जुड़ा, उसको कुछ लोग गवईपन कहेंगे, कुछ लोग बनारसी कहेंगे, इसीलिए वो बनारसी लोग बोले जाते हैं। मुझे बिल्कुल ठीक से याद है कि जैसे बनारस में आप जाइए और कहीं आप कहिए ना किसी से कि किसी दुकान पे जाइए और कहिए कि भाई इसकी ज़रूरत है और कहीं ज़रा जल्दी कर दीजिए तो कहेंगे आगे वाली दुकान देख लीजिए। बनारस वो शहर है। बनारस अपनी गति से चलता है। बनारस सोता नहीं है। जैसे बंबई के लिए कहा जाता है बंबई नहीं सोती, बनारस भी नहीं सोता है। रात 12-1 बजे तक लोग जगह रहेंगे, 3 बजे से सुबह फिर घाट पे जाना शुरू कर देंगे। बाबा विश्वनाथ की भूमि है और लोग एक दूसरे ढंग से रहते हैं। फिर वहाँ जब उन्होंने काशी की चर्चा की तो उसमें 2-3 बातें लोगों को अभी भी खटकती हैं और उसका कहीं ना कहीं लोग उनसे चाह रहे थे कि उसका कुछ आंसर देते। राजन मिश्रा जी, क्योंकि बनारस कला की नगरी है, बनारस में बड़े बड़े कलाकार, नाम किसका ख्याल है, बिस्मिल्लाह खान से लेके मतलब किसका नाम लिया जाए। राजन मिश्रा जी की मृत्यु होती है और वो मृत्यु उनकी जब होती है तो इस कोरोना की कुव्यवस्था के चलते होती है। उसके बारे में एक शब्द नहीं। छन्नू महाराज जो उनके नॉमिनेशन पेपर साइन करते हैं, उनकी लड़की की मृत्यु होती है और ऐसा कहा जाता है कि उनकी लड़की की को अंत में उनकी जो शव लव लेने के लिए शायद कुछ उनको मतलब नॉर्मली उनको बहुत दिक्कत हुई थी। इस पूरे उसमें संवेदना लोगों को उम्मीद थी कि जब मोदी जी आएंगे तो छन्नू महाराज के घर भी जाएंगे, कम से कम घर नहीं जाएंगे तो अपने भाषण में 2 शब्द कहेंगे, लेकिन वो बिल्कुल अलर्ट थे कि छन्नू महाराज का नाम ले लिया तो लोगों को याद आ जाएगा कि यहाँ गड़बड़ हुई थी। अब एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि ये तो व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के उत्तर प्रदेश से एक मतलब 8 बार के एमपी हैं संतोष गंगवार, मंत्री रहे हैं, मेरे ख्याल में सीनियर मोस्ट मतलब जो नंबर ऑफ टाइम्स इन टर्म्स ऑफ एमपी सबसे सीनियर मोस्ट भाजपा ही नहीं पूरी शायद उस लोकसभा के सीनियर मोस्ट होंगे। उन्होंने क्या पत्र लिखा था योगी जी को, सबको याद है। फिर कौशल किशोर जी, जिनको अब आपने मंत्री बनाया है, उन्होंने तो धरना प्रदर्शन और क्या क्या करने की बात नहीं कही थी, सबको ठीक से याद है। एक ब्रजेश पाठक आपके यहाँ इस योगी सरकार में मंत्री हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी मतलब छात्र राजनीति से इसमें आए हैं। उन्होंने क्या क्या लिखा था, उन्होंने कितना लिखा था कि बेड की दिक्कत कितनी हो रही है, एम्बुलेंस की दिक्कत कितनी हो रही है, इलाज की क्या, ये सारी चीज़ें कही थी। राम इकबाल सिंह आपके बलिया के आपके एमएलए हैं, उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने लिखा था कि जो मृत्यु दर है वो एक एक जिले मतलब एक एक जगह में कम से कम एक एक गाँव में 10 लोग मर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में अगर वैसे देखा जाए तो मोटे तौर पे पूरे देश में करीब 6.5-7 लाख गांव, उत्तर प्रदेश में 1 लाख करीब मोटे गांव हैं। तो अगर उनकी बात मान ली जाए, एक गांव में 10 लोग तो 10 लाख तो ऐसे ही मर गए। मैं इस रेफरेंस में कह रहा हूं, फिर आपके अपने मंत्री मरे हैं, चेतन चौहान से लेकर आपके मंत्री मरे हैं, आपके एमएलएज मरे हैं, लेकिन उसके बाद भी मोदी जी ने इनकी तारीफों के पुल बांध दिए। गंगा में सबने देखा कि कैसे शव बहे, बिहार में, बक्सर में, और कहाँ कहाँ वो शव उपरा गए, मतलब ऊपर आ गए। ये जग जाहिर था कि यहाँ से गए, उत्तर प्रदेश से वो शव गए। किस तरह से शवों को बिना पूरी तरह से जलाए बालू में दबा के रख दिया गया, वो सबने देखा। उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन आने लगा कि, और ये एक्सप्लेनेशन सरकारी तौर पे आया, ये सरकार के लिखित बयान सेंटर में गया है कि यहाँ पे बहुत से हिंदू लोगों के यहाँ भी प्रथा है कि वो शव जलाने के बजाय दफनाते हैं। मैं आज तक, मतलब मुझे याद नहीं है, लेकिन हो सकता है मैं कम से कम 300-400 बार शमशान गया होऊंगा, कब्रिस्तान भी शायद 8-10 बार गया होऊंगा, और क्रिश्चियंस की जो कब्रिस्तान होता है, जो भी उनकी वो होती है, उसमें भी शायद 2-3 बार गया हूँ मैंने। और मैं हिंदुओं की बात, मैं हिंदुओं के कम से कम 400-500 मैं अंतिम संस्कार में उपस्थित रहा हूँ। मुझे आज तक कोई भी ऐसा हिंदू नहीं मिला है जिसके यहाँ शव दफनाने की व्यवस्था हो। ये ज़रूर है कि जब छोटा बच्चा मर जाता है, एक उसकी उम्र है, उस उम्र तक का अगर बच्चा मरता है तो उसको जलाया नहीं जाता है, उसको पानी में प्रभावित कर देते हैं। अगर कोई चेचक है उससे मरता है तो वो भी होता है, लेकिन हिंदुओं के किसी उसमें दफनाने का पूरा रिवाज हो, ये कहीं नहीं है। अब आप कह रहे हैं, आप लोग भी पूछ रहे, आप लोगों जो मेरा शो देख रहे हैं, आप लोगों में से जो हिंदू हैं, अगर आपके घर में कोई आपको लगता हो कि इस तरह का किसी, आप उसको समाज को जानते हैं जहां हिंदुओं में शव दफनाया जाता है, तो आप मुझे बताएंगे तो मेरी भी नॉलेज लेवल थोड़ा ऊपर होगा। शमशान घाट पर लाइनें कैसे एम्बुलेंस की लगी हुई थी, ये सबने देखा, मैं अपनी आंख से देखा। लखनऊ में कम से कम भैंसा कुंड के सामने जो यहाँ का शमशान घाट है, वो जो चलने का नीचे मॉर्निंग वॉकर्स के लिए जो बना, उस प्लेटफॉर्म पे कैसे रख के लाशें जलाई जा रही थी, फोटो भी है, सबने देखा। बिना ऑक्सीजन के, बिना बेड के मृत्यु होते हुए हम सब लोगों को याद है। लेकिन एक चीज़ मैं इसलिए कहूँगा कि एक, और ये भी आप भी देखिए, जो एक जिस चीज़ को मतलब वो मानते हैं और उस पर ठीक से विश्वास करते हैं, क्या वो आप देख लीजिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो, और जोर जोर से। अब दूसरी बात हम लोग जल्दी से एक चीज कर लें, क्योंकि आप जब ये सब बातें कर रहे थे तो मोदी जी ने कहा कि वैक्सीन में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगा दी। अरे भाई, जब आप 24 करोड़ हैं तो आप सबसे ज्यादा ही लगाएंगे, लेकिन आप जब बात ये करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज करेंगे, आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज करेंगे। अब उत्तर प्रदेश की तरफ वैक्सीन की हालत सुन लीजिए। देश में सबसे ज्यादा वैक्सीन एक डोज का, मतलब एक बार कम से कम हिमाचल प्रदेश में 62%, गुजरात, दिल्ली, केरल, इन सब जगह 40% से ऊपर एक बार वैक्सीन लग चुका है। उत्तर प्रदेश में कितना है? 22%। हिमाचल प्रदेश का 1/3 और दिल्ली, गुजरात और केरल का आधा। अब जरा 2 डोज की बात कर लीजिए, जिसको कह रहे हैं फुल्ली वैक्सीनेटेड। केरल और हिमाचल प्रदेश में 16% लोगों को फुल्ली वैक्सीनेटेड है, गुजरात, दिल्ली 13% है, उत्तर प्रदेश कितना है? 4%। मतलब केरल, हिमाचल प्रदेश का 25%, गुजरात, दिल्ली का 33%। और यहाँ पे आके हमारे प्रधानमंत्री जी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि सबसे अच्छा वैक्सीनेशन का यहाँ हो रहा है, बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है वैक्सीनेशन का। तीसरी बात उन्होंने कही कि इसमें योगी जी के मतलब उसमें गुंडा राज और माफिया राज खत्म हो गया है। आपको याद होगा गुंडा राज और माफिया राज, विवेक, वो जो कौन दुबे जी थे, जो कानपुर वाले, जिनको ठोक दिया गया था, तो वो तो उनका राज तो इसी राज में चल रहा था ना, वो तो ठोके गए अभी 1-1.5 साल पहले। हाथरस में क्या हुआ था, वो तो इसी में हुआ था। खैर, एक चीज और देख लीजिए,
ये बहुत कैलिब्रेटेड चीजें हैं। योगी जी की तारीफ की गई, लेकिन ये क्यों नहीं कहा गया कि भाई आप योगी जी को फिर से जिताइए और फिर से इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाइए? क्यों नहीं कहा गया है? तो कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है। अभी ये मत 100% कंफर्म मत कर लीजिए कि यही योगी जी ही चेहरा रहेंगे इलेक्शन बाद या पहले। दूसरी चीज, अब जरा आप भाजपा के पॉइंट ऑफ व्यू, आपको नहीं लग रहा था कि कुछ जरूरत से ज्यादा तारीफ हो रही थी? मैं एक संस्कृत का वाक्य वो नहीं बोलूंगा क्योंकि वो ठीक नहीं है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के लिए कहना। अति भक्ति क्यों, इतनी भक्ति क्यों? क्योंकि अगर कोई आपसे जूनियर आपकी भक्ति करता है तो कहा जाता है कि चमचेबाजी कर रहा है या चापलूसी कर रहा है। तो प्रधानमंत्री को तो चापलूसी की जरूरत थी नहीं, तो प्रधानमंत्री जी इतनी ज्यादा तारीफ क्यों कर रहे थे? पहली चीज, मेरे हिसाब से ये योगी जी के लिए खतरे की घंटी भी है। अगर कोई मेरी ज्यादा तारीफ करने लगता है तो ये कोई बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं है। दूसरी जो मुझे लगता है जो ज्यादा प्रैक्टिकल बात है कि आप जैसे आप एक चीज समझिए, बीजेपी के पास आज ऑप्शन क्या है उत्तर प्रदेश में, किसका चेहरा आगे करके इलेक्शन लड़े? क्योंकि वो मोदी जी का चेहरा आगे करके इलेक्शन लड़ने का खामियाजा वेस्ट बंगाल में देख चुके हैं। उनके पास ऑप्शन योगी जी को छोड़ के और कोई है ही नहीं। उनके पास हिंदू की ही बिना पे इलेक्शन लड़ना है और हिंदू का सबसे बड़ा चेहरा योगी जी हैं, तो उनके पास भी योगी जी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। अब अगर योगी जी को वो आगे अपना नेतृत्व कर दिखा के और उनके पीछे इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, तो योगी जी के ऊपर आज की तारीख में सबसे बड़ा आरोप क्या जो चिपका हुआ है? कोरोना का मिसमैनेजमेंट। कोरोना के समय जिस तरह से लोग मरे हैं वो उनके ऊपर चिपका हुआ है। तो अब एक चीज वही है, उस नैरेटिव को बनाना कि नहीं योगी जी ने सबसे अच्छा किया, योगी जी ने सबसे अच्छा किया, उत्तर प्रदेश ने सबसे अच्छा किया। क्योंकि अगर फेस ऑफ यूपी इलेक्शन योगी जी को करना है तो ये सर्टिफिकेट भी देना है। क्योंकि पहली बात सबसे बड़ा ये है। दूसरा, उनके अगेंस्ट जो है अधिकारियों के चंगुल में है या ब्राह्मण विरोधी, ये सब उतने नहीं है, लेकिन जिसपे आम जनमानस को फर्क पड़ रहा है वो उनके कोरोना का मिसमैनेजमेंट से है। क्योंकि ऐसा लगता है और ऐसा वो खुद भी कहते हैं कि बहुत से लोग धीरे धीरे और लोग भूल जाते हैं। अब कोरोना में चूंकि लोगों के अपने घर में मृत्यु हुई है, लोगों ने अपनों को खोया है, तो भूलेंगे कि नहीं भूलेंगे? उसको भुलाने की कोशिश तो करेंगे ही ये लोग। मुझे एक चीज और समझ में नहीं आती, क्योंकि जब मोदी जी इस तरह के कार्यक्रम में आते हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में आते हैं, तो वो एक्चुअली वो फाइन लाइन को जरा बैलेंस करना मुश्किल है उनको। वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रह जाते हैं, वो भाजपा के मुख्य चुनाव संचालक या प्रचारक हो जाते हैं। 2-3 प्रश्न हैं जो मेरे मन में हैं। अगर यहाँ सब कुछ अच्छा था तो आपने अपने जो खास आदमी थे अरविंद शर्मा जी को आपने क्यों कहा था कि कोविड का मैनेजमेंट और कोविड ये देखेंगे, आपके बनारस संसदीय क्षेत्र में देखेंगे? इफ द गवर्नमेंट वाज डूइंग सो गुड, तो व्हाट अरविंद शर्मा वाज डूइंग? दूसरा, अगर कोविड का इतना अच्छा यहाँ संचालन था उत्तर प्रदेश में, जो सबसे बड़ा प्रदेश है, तो इसका मतलब देश में भी अच्छा संचालन था। इससे अच्छा तो सभी जगह था। आप आंकड़े के हिसाब से देख लीजिए। तो आपने हर्षवर्धन जी को क्यों हटाया अपने उससे कैबिनेट से? मतलब एक परसेप्शन था ना कि हर्षवर्धन जी को आपने क्यों हटाया, उनको बलि का बकरा क्यों बनाया गया? मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि एक बड़ा इशू और था, क्योंकि जब आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट रहे थे ना, बहुत बढ़िया, आप जब सर्टिफिकेट लिख ही रहे थे तो एक सर्टिफिकेट और लिख देना चाहिए था, क्योंकि वो भी लोगों के मन में है। हो सकता है इस समय नहीं आ रहा हो, लेकिन वो इशू बनेगा। राम जन्मभूमि का जो भूमि घोटाला है, वहां के न्यायाधीशों, वहां के जो ट्रस्टीज ने अपरेंटली ऐसा आरोप लगा रहे हैं संजय सिंह इत्यादि कि वहां के ट्रस्टीज की मिली भगत से जमीन की खरीद फरोख्त में घोटाला हुआ है। उसको भी आपने क्यों नहीं एक सर्टिफिकेट कर दिया कि बढ़िया वहां काम चल रहा है, कोई घोटाला नहीं हुआ है? आप एक बार कह देते कोई घोटाला नहीं हुआ है, किसी की चू नहीं होती। क्योंकि उसके बाद एक थोड़ा देखिए, आप हमारे उत्तर प्रदेश की भी वो समझ लिया, हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस को थोड़ा संबल मिल जाता कि प्रधानमंत्री सर्टिफिकेट दे के गए हैं, तुम अगर वो कर रहे हो तो हम तुम्हें तुरंत अंदर UAPA और जो जो एक्ट लगते हैं, सेडिशन एडिशन। अच्छा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि वो सेडिशन का चार्ज वो हटाया तो नहीं, हम तुरंत इस पर आपको वो ठीक करते। तो आपको मेरे हिसाब से राम जन्मभूमि वाले पे भी बोलना चाहिए था, आप उस पर भी बिना कुछ बोले चले गए हैं। ले दे के मुझे ये लगता है कि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है। उस बिगुल को सबसे पहले पूरी जोरदार ढंग से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बजाया। आज
प्रियंका गांधी आ रही हैं, वो क्या कांग्रेस में कितनी जान फूंक पाएंगी, ये देखने वाली बात है। और लोगों को इंतज़ार है कि कब अखिलेश यादव अपने चुनाव अभियान का श्री गणेश करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।